सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबका नमन। मैं चेतन देव भल्ला, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, आप सबका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स जो इस वेबिनार में हमें ज्वाइन किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नीरज सिंघल जी, और मेरे बाकी कोलीग्स जो उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज और चेयरमैन एंड डिविजनल चेयरमैन और बाकी मेंबर्स, मैं सबका ही स्वागत करता हूं। साथ में हमारे साथ MI एक्सचेंज से श्री अभय सिंह जी और आदित्य राय जी ने ज्वाइन किया है, जो आज के हमारे स्पीकर्स हैं। हम लोग के ऊपर काफी समय से चर्चा चल रही है ट्रेड्स को लेके। मैं और अनिल जी एक मीटिंग में जब हमने रिप्रेजेंट किया था मिस्टर सहगल साहब के पास में, तो उन्होंने भी मेंशन किया था कि ट्रेड्स के ऊपर काफी कुछ काम हो रहा है, और लेकिन एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो ये प्रयास उसी एक संवाद की के कड़ी में है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ट्रेड्स जो है वो का शॉर्ट फॉर्म है, और ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम को के फुल फॉर्म को शॉर्ट में एक्रोनिम में ट्रेड्स कहते हैं। और जो हमारे जो हम सप्लाईज करते हैं और जो हमारे रिसीवेबल्स क्रिएट होते हैं, उसका हम किस तरह से जल्दी उसको डिस्काउंटिंग करा के वो पैसा हम अपने बिजनेस में दोबारा कैसे लगा सकें, ये जो सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा RBI के अंडर में बनाया गया है, इसी को के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में अभय सिंह जी हैं और आदित्य राय जी हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभय सिंह जी जो हैं वो सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं एट MI एक्सचेंज, और अपने साथ में 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। ही इज विद MI एक्सचेंज सिंस 2.5 years, पिछले 2.5 साल से हैं, और MI एक्सचेंज में वो रिस्पॉन्सिबल हैं डिजिटल सेल्स के लिए, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर केयर, प्रोसेस कंप्लायंस। और उन्होंने इससे पहले भी काफी सीनियर पोजीशंस में अमेरिकन टावर्स, रिलायंस इंफोकॉम, एयरटेल और NFL सेंट्रल PSUs में सर्व किया है। क्वालिफिकेशन से वो BE इंस्ट्रूमेंटेशन है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDCA एंड IBM सर्टिफाइड ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो बहुत बहुत स्वागत है अभय सिंह जी का। इसी के साथ में आदित्य राय जी जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं, और अपने साथ में 14 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस बैंकिंग और फाइनेंस में उनको है, विद इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में, फैक्टरिंग एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंड हैंडलिंग सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोडक्ट्स। तो ये हार्डकोर बैंकिंग के हैं आदित्य राय जी। तो हमारी जो बैंकिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर तो हम नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रेड से संबंधित जो इश्यूज हैं बैंकिंग को लेके, उसमें वो हमें गाइड कर सकते हैं, हमारा मदद कर सकते हैं। उन्होंने एसोचैम, HDFC, कोटक महिंद्रा और IDFC बैंक्स में सर्व किया है, और वो मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो इसके साथ ही मैं अब निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें ट्रेड्स को लेके, और थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि उसके बाद हम वेबिनार को स्टार्ट कर सकें। अशोक जी। धन्यवाद चेतन जी। और हम सभी लोग काफ़ी बिजी भी रहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई अपना भाषणबाजी करके टाइम खराब करे। बहुत अच्छा वेबिनार हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के पास ऑलरेडी काफ़ी दिक्कतें रहती हैं अपने पूंजी की, कैपिटल की, तो इसमें अगर इनसे कोई मदद होगी या कोई हमारा रजिस्ट्रेशन होने से कोई समाधान होंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी उस वेबिनार को शुरू किया जाए, इनकी जो बातें सुनी जाए, ज़्यादा टाइम इधर उधर ना लगा के। मेरी बात चाहूँगा कि अभय सिंह से ही अपनी बात शुरू कराएं, ज़्यादा बेहतर। ठीक है सर, थैंक यू अध्यक्ष जी। तो इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के पहले स्पीकर श्री अभय सिंह जी, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑपरेशंस, कि वो हमें हमारे इस वेबिनार को संबोधित करें और हमें ट्रेड्स के बारे में, ऑनबोर्डिंग के बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन वो समझते हैं कि हमारे मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो हमसे शेयर करें। प्लीज अभय सिंह जी। नमस्कार, धन्यवाद चेतन भल्ला जी, और नमस्कार। सभी अशोक अग्रवाल जी, सभी आमंत्रित वरिष्ठ अधिकारीगण, आपके हम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि हम लोग को आपने आभारी हैं, आप लोगों को मौका दिया हमको यहाँ आने का, और हम M1 एक्सचेंज की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं।
मैं आज का वेबिनार जो है टू द पॉइंट रखूंगा, जिसमें ट्रेड्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे। हम और ज्यादा आपके क्वेरीज और आपके जो क्वेश्चन है उनको हम लोग पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वेबिनार की शुरुआत एक छोटे से वीडियो के साथ में करता हूं, जो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। सर आप लोग आवाज आ रही है? वॉल्यूम नहीं आ रहा है आपके इसके वीडियो के वॉल्यूम नहीं हम लोग सुन पा रहे हैं, कोई आवाज नहीं है सर। हाँ नहीं आ रही आवाज। एक मिनट सर, आवाज आनी चाहिए। सुबह अपने लिंक पे चेक किया था सर। ये आपका माइक म्यूट है, माइक को ऑन करिए। स्लाइड जो आपकी एक मिनट सर, प्रेजेंटेशन में जो माइक दिखा रहा है ना वो बंद है। ये करेक्ट। पेपर वर्क इस प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना देते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है बैंकों द्वारा मांगी गई ऊंची ब्याज दर। मिस्टर बत्रा उन हजारों व्यापारियों में से एक हैं जो अपनी बकाया राशि के न मिल पाने, कम उत्पादकता और तय समय सीमा में डिलीवरी न कर पाने के कारण अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाते। पेश है माइंड ऑनलाइन नेशनल एक्सचेंज, भारत का अपना ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग एक्सचेंज। हमने एमएसएमईज के लिए वेंडर पेमेंट के पुराने तरीकों को पूर्णतया बदलकर उसे एक डिजिटल स्वरूप दिया है। M1 एक्सचेंज बायर, सप्लायर और फाइनेंसर को एक साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। अब सभी एमएसएमई अपने बिल को M1 एक्सचेंज पर डालकर सरल और सुरक्षित तरीके से अपनी बकाया राशि उससे फाइनेंस करा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और कोलैटरल रहित है। M1 एक्सचेंज के साथ आप पाते हैं एक सुरक्षित डिजिटल उपाय, एक पारदर्शी बिडिंग और वित्तीय प्रणाली। आपको सिर्फ M1 एक्सचेंज पर अपने बिल को डालकर उसे अपने बायर से अप्रूव कराना है। अप्रूव होने के बाद आपका बिल जाता है फाइनेंसर्स के पास, जो अब आपके अप्रूव्ड बिल पर बिड करते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता होती है अपनी सुविधानुसार बिड का चयन करने की। आपकी चयन की हुई बिड राशि आपके बैंक खाते में अगले दिन ही जमा कर दी जाती है। न बैंक जाने की जरूरत और न ही तमाम पेपर वर्क की तकलीफ। तो आज ही www.m1exchange.com पर जाएं और जानें किस प्रकार आप अपने व्यापार को M1 एक्सचेंज की मदद से बढ़ा सकते हैं, या फिर हमें sales@m1exchange पर ईमेल करें। M1, आपकी व्यावसायिक बढ़ोतरी का डिजिटल समाधान। धन्यवाद सर। मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है सर, मैं उसके साथ शुरुआत करता हूं इसके। सर आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई पड़ रहा है? जी दिखाई पड़ा सर, जी स्क्रीन सर, पे है। जी। धन्यवाद। सर मैं थोड़ा सा M1 एक्सचेंज के बारे में बताना चाहूंगा। ये भारत का ट्रेड रिसीवेबल, जिसको ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, RBI द्वारा अप्रूव्ड पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एक्सचेंज है। सिर्फ 3 एक्सचेंजेस के पास इसका लाइसेंस है और M1 एक्सचेंज सबसे पहले अप्रैल 2017 में इसने लाइसेंस के साथ अपना ऑपरेशन शुरू किया। हमारे साथ में 8000 प्लस MSMEs जो है जुड़े हुए हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। 37 प्लस बैंक्स जो फाइनेंसर्स बोलेंगे वो M1 एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हम करीब 16,650 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग कर चुके हैं और इस पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये 10,000 करोड़ से ज्यादा की जो डिस्काउंटिंग है, ये कोविड पीरियड लास्ट ईयर मार्च से लेकर अभी तक हुई है। तो उसके पहले 3 साल तक जो वॉल्यूम था, हमने उससे 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम 1.5 साल के अंदर कर लिया है और हमारे पास 800 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड है। जो अगर हम कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, सेंट्रल PSUs, स्टेट PSU, सभी इनको कॉर्पोरेट में कंसीडर किया जाता है।
यहाँ पे सर जैसे वीडियो में बताया गया, काफी जो है फ्रॉड चेक्स के लिए काफी जो है टेक्नोलॉजी यूज की गई है। स्ट्रॉन्ग केवाईसी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, फ्रॉड चेक्स के लिए हमारे पास पैटर्न है, जीएसटीएन का हम चेक करते हैं, ई वे बिल, डुप्लीकेट इनवॉइस को कंट्रोल करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। हम आपका जो है डिजिटल सिग्नेचर डीएससी यूज करते हैं एक जो है आपका ट्रांजेक्शन को सुरक्षित रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे सर। तो जैसा आपको बताया कि जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इसमें हम 3 हमारे कस्टमर्स होते हैं। सबसे पहले एमएसएमईज, एमएसएमई से जिस बायर के लिए, कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं वो बायर, और तीसरा फाइनेंसर्स। तो हम आपको तीनों फाइनेंसर्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस जो फैसिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए दोनों एमएसएमई और उसके बायर कॉर्पोरेट का ट्रेड्स पर रजिस्टर होना जरूरी है। तो जो एमएसएमईज हैं, सप्लायर मींस इसमें दोनों कैटेगरी फॉल करती हैं। आप मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं और आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, तो ये फैसिलिटी दोनों अवेल कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रेड फैसिलिटी बाय डिफॉल्ट, बाय जो आरबीआई रूल्स अभी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए सर्व करती है। इसमें एक्सपोर्ट्स की इनवॉइसिंग की फैक्टरिंग नहीं हो सकती, आगे हो, लेकिन आज के दौरान अभी इसमें ये पॉसिबिलिटी ये नहीं है। तो इसमें जो कुछ बेनिफिट्स हैं इसके थ्रू कराने में, आपका जो बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है रिसीवेबल आपका कॉम्पिटिटिव रेट्स में। जैसे बताया कि यहाँ पे आपकी जब इनवॉइस आपका बायर अप्रूव करता है तो उसकी ई बिडिंग होती है पोर्टल पे, जो आपको विजिबल है, आप देख सकते हैं, और आप सबसे कॉम्पिटिटिव आप जो है रेट को, डिस्काउंटिंग रेट को आप एक्सेप्ट करते हैं। ये विदाउट रिकॉर्स फाइनेंस है, इसको ये कोई फंड, आपका लोन फंडिंग नहीं है, आप अपनी इनवॉइस मार्केट प्लेस पे सेल ऑफ कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई रिकॉर्स नहीं है। ये जो आपको लो इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलता है, हम आगे बताएंगे, वो आपके बायर के फाइनेंस क्रेडिबिलिटी के ऊपर मिलता है आपको। तो बायर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। अभी लास्ट आगे आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, कंप्लीटली ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, जो आप खुद जो है अपने आप जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में आप रजिस्टर कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से डिजिटल, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आपका जब आप ट्रेड्स में जुड़ते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है, कि आपको एक टीम नहीं लगानी पड़ती रिकवरी के लिए। नहीं तो आप जो है कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, आप अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, मैं अमाउंट का, पेमेंट का, रिसीवेबल कैसे कंट्रोल करूं। आपका अर्ली पेमेंट आपका होता है, आपकी जो है टर्नओवर आप बढ़ा सकते हैं, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। बाकी बायर्स के फायदा ये होता है कि अगर इकोसिस्टम इंप्रूव होता है, बायर्स के अगर एमएसएमई ऑन टाइम सप्लाईज कर रहा है, उसको ऑन टाइम पैसे मिल रहा है, उसको कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफर होंगे, उसका आगे भी बिजनेस जो है गवर्न हो सकता है। ये सर एक जो है छोटा सा आपको मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि कैसे ट्रेड्स बिल डिस्काउंटिंग वर्सेस कन्वेंशनल बिल डिस्काउंटिंग, और जो वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि कोलेटरल फ्री बिल डिस्काउंटिंग में फीजिबल है और नहीं भी है। वर्किंग कैपिटल में आपको कोलेटरल लगता है, ट्रेड्स में आपको दिस इज कोलेटरल फ्री, नॉन रिकोर्स। अगर आपका बायर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करता फाइनेंसर को, तो आपको नॉन रिकोर्स, जो दोनों में ये फीजिबल नहीं है। ये कंप्लीटली पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, डिपेंडेंट अपॉन फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंसर को आपकी फाइनेंशियल्स के बारे में कोई भी जरूरत नहीं है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बिल डिस्काउंटिंग या वर्किंग कैपिटल पे हाई है। ट्रेड्स पर आपको 5 to 10% मैंने बताया, जो हमारे यहाँ पे 4% भी है, बट मैं जनरलाइज लिखा है, जो AAA रेटेड महारत्ना कंपनीज, बड़ी कंपनीज की है। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिफ्लेक्शन होता है, दोनों में बोरोइंग होता है, इसमें आपकी बोरोइंग नहीं शो होती है। इसमें कोई लिमिट्स है, बोली नहीं, लिमिट डिपेंडेंट नहीं है। कोई प्रोसेसिंग फी, कुछ स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती है क्या? आप जब भी कराते हैं ट्रेड्स के ऊपर आपको कोई स्टैंप ड्यूटी वगैरह नहीं लगती, क्योंकि हम ई स्टैंप पेपर हम खुद पुश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, कोई और चार्जेस है? नहीं सर, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। चॉइस ऑफ फाइनेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी लेते हैं तो आप एक ही बैंक से लेंगे ज्यादा, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑफर है वो आपके साथ वही चलेगा। बट यहाँ पे आपको आपकी हर इनवॉइस जो आप अपलोड करते हैं उसकी ई बिडिंग होती है और आप हर उसके साथ में आपको बेस्ट रेट पर आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे सर। ये आपको सर बताना चाहूंगा कि ट्रेड जब शुरुआत में हुआ, लेकिन आज जब 4 साल हो चुके हैं तो हमारे जो 8,000 से ज्यादा एमएसएमई जुड़े हुए हैं, ये ऑल अक्रॉस सारे राज्यों से जो है फैले हुए हैं। और इनमें खासियत यह है सर कि हमारे 66% से ज्यादा एमएसएमई टायर 2, 3, 4 सिटीज से आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेट्रोज के पार्टनर्स को सर्व कर रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा परसेंटेज छोटी सिटीज के सप्लायर्स हैं। 90% से ज्यादा फाइनेंसिंग माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को इसका बेनिफिट हुआ है। तो ये कुछ जो है आपको मैं सेक्टर्स बताना चाहूंगा। वैसे तो 800 से ज्यादा हैं, तो हमारे पास ऑल अक्रॉस सभी सेक्टर्स है जो है बड़े वेंडर्स जुड़े हुए, बड़े बायर कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल, ऑटो एंड एंसिलरीज। ये प्रेजेंटेशन मैंने श्री भल्ला जी के साथ भी शेयर करी है, तो ये आपको मिल जाएगी, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। और आप हमको अगर आप बताएंगे कि और भी आपके कौन से बायर हैं, हम उनको चेक बता सकते हैं। फार्मा केमिकल, कंस्ट्रक्शन में इसके अलावा भी हमारे पास पटेल इंफ्रा और आपका शोभा ग्रुप, ये सब भी रजिस्टर्ड हैं। मदर डेयरी, एफएमसीजी, दावत, पराग, पतंजलि, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, एग्रो में, पावर जनरेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ये ऑटो और एंसिलरी सेक्टर जो है कि काफी ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे इसके बायर्स हैं और काफी बिजनेस होता है इसका, काफी डिस्काउंटिंग होती है। ये आपके कुछ आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, टेक महिंद्रा, डायनामेटिक्स, एसएफओ। ये सर हम जो है हमारे पास करीब 75 सेंट्रल पीएसयूज और स्टेट पीएसयूज है, ज्यादातर उसमें सेंट्रल पीएसयूज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और काफी बिजनेस जो है इनके वेंडर्स को बेनिफिट होता है क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है। AAA+ महारत्ना कंपनीज हैं, पेट्रोलियम कंपनीज है, एनटीपीसी है, गेल है, ओएनजीसी है। तो इनकी डिस्काउंटिंग रेट 4% पर एनम तक आ चुकी है। एक्चुअली प्रो रेटा तो काफी कम अमाउंट देना पड़ता है। एविएशन सेक्टर है, पावर जनरेशन है, तो ये सारी कंपनी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और इनके फैक्टरिंग हो रही है। ये सर करीब कुछ एक फाइनेंसर्स के बारे में, करीब सारे ही बड़े पीएसयूज बैंक, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं और फंडिंग कर रहे हैं। ये सर मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बताऊंगा जो ये प्रणाली कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, बायर और सप्लायर का दोनों का रजिस्टर होना जरूरी है और हमारे पास आपके बायर और आपके ऑथोराइज सिग्नेटरी और अप्रूवर के डिटेल होते हैं सिस्टम पर। ये एक क्लाउड बेस्ड सिंपल जो है आपका प्लेटफॉर्म है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप हमारी वेबसाइट पर जाके, एक ही वेबसाइट है जिसपे आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही है और ट्रांजैक्शन करने के लिए भी वही है। आप अपनी इनवॉइस आप इस पे स्कैन करके अपलोड करते हैं। सर इनवॉइस आप तभी अपलोड करें जो आपके बायर और आपके बीच में जो कॉमर्शियल टर्म्स हैं उसमें हमारा कोई से नहीं है। तो जब वो बायर के हिसाब से आपकी इनवॉइस पेएबल है, आप इसको अपलोड करें। ये इनवॉइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू डुप्लीकेसी के लिए चेक होती है, आपके बायर के पास जाती है। बायर इस इनवॉइस को आपके परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट से मैच करता है और इसको अप्रूव करता है। उसको सिर्फ यहाँ पे अप्रूव करना होता है। उसके बाद ये ई बिडिंग के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर चली जाती है यहाँ पे, और हमारी टीम जो है कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप टीम बैंकर्स के साथ में उनको बताती है। सपोज अगर आप एनटीपीसी के साथ में काम कर रहे हैं कि एनटीपीसी के 15 एमएसएमईज का बिल पोर्टल पे लोड हुआ है, तो फाइनेंसर्स इसके ऊपर बिडिंग करते हैं। ये बिडिंग आपको विजिबल होती है, आपको फाइनेंसर का नाम नहीं पता चलेगा, लेकिन परसेंटेज कहाँ क्या ऑफर हो रहा है ये आपको पता लगेगा। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं और
पिछले महीने तक ये सेटलमेंट विंडो जिसको बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करने का 4 o'clock तक होती थी दोपहर तक, और उसके बाद सेटलमेंट फाइल जनरेट होती थी। लेकिन हमने 1 सितंबर से ये रात को 9 बजे तक कर दी है हमारे पार्टनर्स के सुविधा के लिए, कि आप इसको 9 बजे तक एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसकी सेटलमेंट फाइल जनरेट होती है। आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, एक डीड ऑफ असाइनमेंट डिजिटली साइन होती है। इसका मीनिंग ये है कि जो पेमेंट बायर से आपको पेबल था, वो आप जो है उसको असाइन फाइनेंसर के ऊपर कर दे रहे हैं। ये होने के बाद सेटलमेंट फाइल जनरेट होती है। एनपीसीआई जो हमारी गवर्नमेंट की सिंगल नोडल एजेंसी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए, उसके पास जाती है। T+1, टी यानी ट्रांजेक्शन, T+1 में अगले आपके अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद ये जो है ट्रांजेक्शन सरसाई के ऊपर हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन रजिस्टर होता है गवर्नमेंट का। और ड्यू डेट मतलब आपका अगर सपोज 45 डेज का परचेज ऑर्डर है, तो और आपको फंडिंग 5 या 6 दिन में जब भी हो गई, तो 45 डे के एक दिन पहले एक मैसेज जाता है बायर के पास M1 एक्सचेंज की तरफ से कि आप अपने अकाउंट को सफिशिएंटली फंडेड रखें, और वहां से उस दिन उसके अकाउंट से अमाउंट जो है पेएबल अमाउंट डेबिट होता है। फिर एनपीसीआई के थ्रू जाके आपके जिस फाइनेंसर से आपको फंडिंग हुई उसके अकाउंट में ये सबमिट हो जाता है। तो ये एक पूरी जो है ट्रेड की फैक्टरिंग की एक पूरी सीक्वेंस है, एक फ्लो चार्ट है जिसमें बताया गया। आगे चलते हैं सर। इनवॉइस का एग्जाम्पल है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, क्योंकि लोग कहेंगे 5% या 6% का कैसा मीनिंग क्या है। इसमें हमने एक 10 लाख की आपकी इनवॉइस की लिया है एग्जाम्पल के लिए, और बायर ने इसमें पूरा अप्रूव कर दिया। कई बार ये होता है कि बायर को डिडक्ट भी कर सकता है अगर उसको लगता है या बायर आपकी इनवॉइस गलत है। उस केस में कोई भी अगर डिडक्शन किया जाएगा तो आपसे एक्सेप्टेंस ली जाएगी। विदाउट योर एक्सेप्टेंस कोई भी डिडक्शन फर्दर जो है वो इनवॉइस जो है बिडिंग के लिए नहीं जाएगी। हम पेमेंट टर्म्स की बात करते हैं, जो आपके बायर के साथ में आपका परचेज ऑर्डर का पेमेंट टर्म्स है 45 डेज का है। और सपोज ये पूरा पेमेंट आपका 5 डेज में सेटल हो गया आपके अकाउंट में, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको परचेज ऑर्डर टर्म्स के हिसाब से 40 डेज का अर्ली पेमेंट का बेनिफिट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको या अगर फाइनेंसर ने 7% का डिस्काउंटिंग रेट पर आपने इसको एक्सेप्ट किया था, M1 एक्सचेंज एज ए बिजनेस हाउस हमारा जो अर्निंग है उसको ट्रांजैक्शन चार्जेस बोलते हैं, M1 चार्जेस। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको 0.5% दिया है। मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंसर का डिस्काउंटिंग रेट फाइनेंसर डिसाइड करता है किस उस पे करेगा, लेकिन जो M1 का जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो फिक्स्ड होता है जब आपका बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं एनटीपीसी के साथ जब मेरा एज ए बायर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां पे एक ट्रांजैक्शन चार्जेस को फिक्स किया जाएगा। तो उसके सभी वेंडर्स के लिए, सभी सप्लायर्स के लिए कॉमन ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाएंगे। उसमें छोटा वेंडर, बड़ा वेंडर, छोटी इनवॉइस, कम इनवॉइस हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर 0.3 है तो 0.3 रहेगा, 0.4 है तो 0.4। तो आपने देखा ये कि हमने इसको कैलकुलेशन शो किया है कि 40 डेज आपको अर्ली पेमेंट हुआ जीएसटी वगैरह लगा के, तो आपको सिर्फ 8,318 रुपीज का आपको ये चार्जेस पे करना पड़े, और ये रिमेनिंग अमाउंट आपको 5th डे आपको पेमेंट हो गया। एक रिवर्स फैक्टरिंग की भी फैसिलिटी होती है जिसमें आपका बायर इंटरेस्ट बियर करता है, बट ज्यादातर कंपनीज जो है फैक्टरिंग को चूज करती है। बायर जब इंटरेस्ट बियर करता है तो आपको पेमेंट ड्यू डेट पे ही मिलेगा, और विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, और जो वो अपना पेमेंट पीरियड को एक्सटेंड करा लेता है अपने हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। तो इसका जो है इंटरेस्ट बायर बियर करता है। आगे चलेंगे सर। आपको दिखाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे वेरी हुए हैं। जब ये 4 साल पहले जब ये प्रणाली जो है स्टार्ट हुई थी, तब लोगों को और इस पे ज्यादा बिडिंग नहीं होती थी, ज्यादा फाइनेंसर्स को इसके ऊपर इतना वो नहीं था, बायर्स भी कम थे। तो आप देख रहे हैं ए रेटेड जो है बायर के लिए 11% पे
4% पे डिस्काउंटिंग होती थी, और उसके अलावा ट्रिपल ए तो उसके बाद में ही आए। ये धीरे धीरे आज होते होते आप देख रहे हैं 4% के आसपास ट्रिपल ए के लिए आ गई, और ए रेटेड का भी 7.3 के आसपास जो है डिस्काउंटिंग रेट आ गई। ये काफी कॉम्पिटिटिव हो गया। और आज जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैंक को भी इसको यूज करने में बेनिफिट होता है कि उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की फैसिलिटी मिल, उसको इसको क्लेम कर सकता है। आज एक लखनऊ में बैठा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच चेन्नई के या छोटे से एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तमिलनाडु के वेंडर की इनवॉइस को डिस्काउंट कर सकता है विदाउट एनी इशू। कुछ उसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ सेफ है। उसके भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस काफी कम होते हैं। बड़े बैंकों ने, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक करीब करीब सबसे बड़े इसमें फैक्टरिंग करते हैं। इन्होंने आज अपने रीजनल बेसिस तक पे, पहले ये एक जगह से होती थी, अपनी डेस्क ओपन कर दी है, क्योंकि ये काफी प्रोडक्ट आपकी काफी स्प्रेड हो गया है। गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, डिपार्टमेंट प्रमोट कर रही है, फाइनेंसर्स भी इसको आज समझने लगे हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 10,000 करोड़ की जो डिस्काउंटिंग हुई है पिछले मार्च के बाद से हुई है। ये काफी प्रोडक्ट जो इस समय पे कोविड समय पे काफी ज्यादा सहायता हुई इसके थ्रू। और जैसे इंटरेस्ट की मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि फाइनेंसर डिसाइड करता है, और अगर बायर की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो शायद उसके ऊपर फंडिंग नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों ने अगर अभी जब जो लोकसभा में जो बजट पास हुआ, उसमें फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट नया पास हुआ। उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया कि अब एनबीएफसीज को भी ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर फैक्टरिंग का रजिस्ट्रेशन और उसको अलाउ कर दिया। तो इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी बढ़ेगी। जो बायर कॉर्पोरेट जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी नहीं थी और उनके एमएसएमईज डिप्राइव थे इस फैसिलिटी से, एनबीएफसी आने के बाद वो हायर रिस्क लेगी। इंटरेस्ट रेट हो सकता है 2% फॉर एग्जांपल, ज्यादा हो, लेकिन वो ऐसे बायर कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी एनबीएफसी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इकोसिस्टम और स्ट्रांग होगा, और ज्यादा बायर और जो है एमएसएमईज को इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं सर। सर जैसे मैं आपको एक छोटा सा वो बताऊंगा कि वेंडर सेल्फ ऑनबोर्डिंग पोर्टल हमने शुरू किया। आप सभी जानते हैं जो आपके क्या सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप कंपनी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस पे मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा। सर ये सिंपल जो है, वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। ये हमारी www.m1exchange.com साइट है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। इसके बाद सीधे पोर्टल जो ओपन होता है, आपका एंटिटी का पैन नंबर, प्रोप्राइटरशिप में ओनर का होता है, बाकी दोनों में एंटिटी का आप पैन नंबर डालिए। और यहाँ फोन नंबर जरूरी नहीं है कि जो रजिस्टर्ड हो, आप किसी भी फोन नंबर से सिर्फ ओटीपी आने के लिए है, इसको एक्सेप्ट करिए। एक ओटीपी आएगा, पूरा पोर्टल जो है आपके रन करने लगेगा। ये पैन नंबर हमारा जीएसटी की एपीआई से लिंक है। हमारे पास आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ जो है जीएसटी डिटेल पूरा आ जाता है, और ये उसको आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे और जो है सहूलियत के लिए किया हमने यहाँ, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन और स्पीड बढ़ाने के लिए आपका बैंक अकाउंट जो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके बैंक अकाउंट जिसमें आप ये फंडिंग चाहते हैं, अगर वर्किंग कैपिटल अकाउंट है या नॉन वर्किंग कैपिटल नॉर्मल सीसी अकाउंट है, तो आप यहाँ मेंशन करिए। और पेयू के थ्रू हमने पेनी ड्रॉप फैसिलिटी ली है, वहां ₹1 आईएमपीएस के थ्रू हम जमा करते हैं, और आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन वैलिडेशन के लिए, मतलब सिर्फ उसमें वैलिडेट होता है कि ये जो आप आईएफएससी कोड दे रहे हैं वो सही है। क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो फंडिंग के टाइप के आपका फंडिंग फेल हो जाएगी, वो भी यहाँ पे चेक हो जाता है। आपको कोई स्टैम्प पेपर जो एग्रीमेंट के लिए लगते थे, यहाँ जरूरत नहीं है। हम ई स्टैम्प पेपर हम खुद पुश करते हैं। और ये आखिरी स्क्रीन में दिखा रहा हूं आपको, आप जो ऑथराइज सिग्नेटरी है जो आपने डाला, उनका आप आधार यहाँ पे डालेंगे, आपको ओटीपी आएगा, और ये एंड टू एंड आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ये इसमें पूरा वीडियो केवाईसी के थ्रू बीसी केवाईसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आगे चलते हैं सर। ये छोटे से हमको जो है अवार्ड है, हमने कुछ बताना चाहेंगे। इसी साल हमको जुलाई में
जो है सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू बेस्ट इजी फाइनेंस और डिजिटल ऑनबोर्डिंग अवार्ड मिला गया। वर्चुअल सेरेमनी हुई। नेस्कॉम से भी हमको मिला। हमारे जो सीईओ प्रमोटर डायरेक्टर श्री संदीप महेंद्रू हैं, नेस्कॉम की बोर्ड ऑफ उसमें भी वो मेंबर हैं, और पहले भी हमको काफी अवार्ड मिलते आए हैं सर। ये सर हमारे कांटेक्ट डिटेल हैं, हम जो है आगे भी आपको बता देंगे। और मैं ज्यादा समय चाहूंगा कि मैं आप लोगों के जो है जो आपकी क्वेरीज हैं उसके बारे में सर हम बात करें। तो धन्यवाद सर। आप जो भी पूछना चाहें सर, मैक्सिमम समय जो है आपकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने में देंगे, मैं और मेरे कलीग श्री आदित्य राय। जी हाँ, धन्यवाद अभय जी। मैं समझता हूँ हमारे काफी क्वेश्चंस हाथ उठ चुके हैं। सबसे पहले मैं राजीव बंसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजीव जी आप अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाह रहा था, आपने बोला कि इसके अंदर गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी जो हमारी बायर हैं वो भी रजिस्टर कर सकती हैं। तो इसका मतलब अगर कोई हमारा बायर जो रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले हम उसको बोले रजिस्टर कर ले, पर क्या ऐसा भी है कि हो सकता है वो कंपनी बहुत बड़ी ना हो और आपका बैंक उसका बिल आसानी से फाइनेंस ना करना चाहे, तो कोई चॉइस है कि भाई इसका करेंगे या इसका डिक्लाइन करेंगे? क्योंकि अगर डिक्लाइन हुआ तो हमें उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। राजीव जी, राजीव आप राजीव बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। राजीव जी, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। वन इज आई वुड लाइक टू इलैबोरेट वन नोटिफिकेशन that has been issued by the gazette notification, it is, and issued by the government of India, where they have mandated for companies जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, 500 या 500 करोड़ से ऊपर है, they has to be registered on the platform. तो एक तो मैंडेटरी है, दिस इज ए कंप्लायंस फॉर देम सर। एंड सेकेंडरी पार्ट यदि मैं बात करता हूँ, जैसे आपने बोला कि देयर इज चांसेस कि जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है वो उनका क्या होगा सर? बेसिकली ये अनसिक्योर लिमिट होती है कॉर्पोरेट के लिए भी, और उनकी रेटिंग एंड डिसिप्लिन, अकाउंटिंग कंडक्ट एंड जो उनका डिसिप्लिन है टुवर्ड्स द बैंकिंग, बैंक उस पर फाइनेंस करते हैं। वी हैव सर्टेन कंपनी जिनका टर्नओवर 350 करोड़ है एंड उनका कंडक्ट अच्छा है, दे आर नॉट रेटेड वेल आल्सो, and they are belonging to your industry also. They are in cotton and other yarning industries based out Delhi as well as Gujarat location, sir. Their rating is BBB and they are getting the finance from the bankers and financial industries, financial institutions, sir. So as Abhay sir has already mentioned, it's a discretion of the bank or financial institution to take a call on the corporates, but there are a lot of the companies, their rating are BBB, or in some cases it's downgraded, though it is a BBB, but outlook is something जो rating agency अपने हिसाब से define करती है. They are getting a bid on our platform. And what is the perspective, sir? Basically बहुत सारे ऐसे corporates हैं जो registered नहीं हुए हैं, तो we seek your help, association help, so that वो हमारे platform पे registered हों, and ultimately जब तक तीनों पार्टियां नहीं रहेंगी, स्पेशली बायर एंड सेलर नहीं रहेगा, बेनिफिट एमएसएमई को मिलना कम रहेगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। धन्यवाद आदित्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, आज एमएसएमई की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो गई है। जो पुराने पिछले नोटिफिकेशन जुलाई में जो आया, आज 250 करोड़ तक का टर्नओवर का और 50 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट वाला वेंडर भी एमएसएमई में कॉल करने लगा है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक एमएसएमई जो 250 करोड़ का रजिस्टर्ड हुआ है वो एज ए बायर भी रजिस्टर हो सकता है अपने बड़े कॉर्पोरेट से डिस्काउंटिंग कराने के लिए, और उसकी इनवॉइस अब भी डिस्काउंट हो सकती है कि अगर वो कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। तो 500 करोड़ के ऊपर की कोई मैंडेटरी ऐसा नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ है कि इससे बड़ी कंपनी को रजिस्टर कराना ही कराना पड़ेगा। तो कंपनी के अगर कंडक्ट, फाइनेंशियल कंडक्ट ठीक है तो उसके ऊपर जो है ले सकता है। और एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताया, जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट में एनबीएफसी के आने से एनबीएफसी रजिस्टर होना शुरू हो गई हैं, तो ये समस्या काफी हद तक इस पे उन कंपनियों के ऊपर भी बिडिंग शुरू हो जाएगी जिन पे नॉर्मल बैंक जो है बिड नहीं कर रहे हैं।
तो ये कुछ उस समस्या की बिल्कुल नहीं हो रहा से कुछ इम्प्रूव हो जाएगा कि कुछ आपको फंडिंग मिलने लगेगी। और ये ट्रेड्स का है, इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ही दूसरी कंपनी है माइंड फाइनेंशियल्स, उसमें बहुत सारे नॉन ट्रेड प्रोडक्ट भी हैं जहां हम डायरेक्टली आपकी इनवॉइस को भी डिस्काउंट कर सकते हैं। उसको हम सेपरेटली आप कनेक्ट हमसे करें, हम आपको जरूर जानकारी देंगे। वो भी, उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और काफी काम चल रहा है। और जहां आदित्य ने बताया कि ये बायर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाने का जो कार्यक्रम है हम लगातार कर रहे हैं, और बहुत बार आप लोगों के भी सहयोग से आप लोग भी हमको कनेक्ट कराते हैं, तो हम ज्वाइंटली उस बायर को करते हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हम उनसे मिलते हैं, समझाते हैं कि उनके जो है एमएसएमईज को इसका बेनिफिट हो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर एक क्वेश्चन आया है अशोक जी से, इज थिंकिंग दैट कि मतलब क्वेश्चन ये है कि बायर थिंक दैट कि ही विल पे मोर। सर थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सो दैट आई कैन आंसर। इसमें ऐसा होता है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर प्लीज। देखिए ऐसा है, मैंने इस पे रजिस्ट्रेशन किया था प्लेटफॉर्म पे, पर मेरे बायर ने बोला कि भैया इंटरेस्ट की जो कॉस्ट लगेगी वो आप मुझी को तो चार्ज करोगे, आप कौन सा अपनी जेब से दोगे। तो वो इस चक्कर में इस पे रजिस्टर नहीं किया उसने कहा भैया आपका जो है ना प्राइस मेरे को ज्यादा पड़ेगा अगर मैं लूंगा, तो उसने इससे रजिस्टर ही नहीं किया। और दूसरी क्या है कि एमएसएमई का जो फाइनेंस होता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ज्यादातर इस प्लेटफॉर्म से बचना चाहती हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आने से उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस होता है। तो मेरे को ये नहीं लगता कि ये प्लेटफॉर्म किस हद तक हेल्प करेगा, सिवाय सिर्फ जो गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं या गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वही इस पे रजिस्टर हो पाएंगी, मेरे को ऐसा लगता है। सर अभय सर ने अभी आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें कॉर्पोरेट्स के बारे में बताया, एंड आई वुड लाइक टू ऐड, फिगर माइट बी डिफर। आई एम टॉकिंग अबाउट द M1, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल 3 एक्सचेंजेस। M1 के लिए हमने सर अप्रोक्सीमेट 17,000 करोड़ की डिस्काउंटिंग कर चुके हैं, एंड कॉर्पोरेट आर मोर विलिंग, जो ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिसेस हैं और जिनके मैं कुछ और नहीं करना, जो ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हैं, दे आर मोर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट। कार्ल्सबर्ग जैसी कंपनियां सर, एंड ऑटो सेक्टर जो है कार्ल्सबर्ग है, दे आर वेरी रिगरसली यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म सर। रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट की बात है सर, हर बिजनेसमैन का कहीं ना कहीं से सीसी चलता है सर, ठीक है। लेट्स फॉरगेट अबाउट कि आप उनको चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। आई एज्यूम कि आप चार्ज नहीं करते हैं, मैं उस केस में बात करना चाहूंगा सर। आप अभी अभय सर ने आपको डिपिक्ट किया सर कि इंटरेस्ट रेट कैसे ड्रास्टिकली कम हुए हैं। मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक अच्छी कंपनी है, नोएडा की है, टेक्नोलॉजिकल बेस है सर, दे आर गेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 4% सर, जबकि उनका इवन ये सीसी का भी रेट नहीं होता है सर। यदि आप मार्केट में जाते हैं तो सीसी का भी रेट नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं, दूसरी चीज क्या है, इन वन हैंड दे आर गेटिंग सो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन अदर हैंड दे हैव द फैसिलिटी टू एक्सटेंड पीरियड, फर्दर एक्सटेंड द पीरियड सर ऑन द आवर प्लेटफॉर्म। तो सर यदि आप ये भी कहते हैं कि इंटरेस्ट तो मैं बियर करूंगा, तो आदि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखते हैं सर, तो कंपैरेटिवली यदि आपको आर्बिट्राज मिलता है, लेट्स से आई नो बैंकिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की इतनी फाइन रेट जनरली एमएसएमई को नहीं मिलता है सर। एमएसएमई रेट आर होवरिंग अराउंड 8, बेयर मिनिमम की बात करूं सर, मैं अभी लेटेस्ट तो नहीं बता सकता, बट इट्स होवरिंग अराउंड 8 or 7.5% per annum. But still, if you are getting sir 5%, I am not talking about the 4% because these are the exceptional rate. Even I am talking about the average rate like 5 or 5.5 for the good rated company. You have to at least arbitrage possibility about 2% sir. ये तो डायरेक्ट वे में है, एंड फर्दर यू हैव द और यू कैन इंप्रूव योर कैश फ्लो बाय गेटिंग मनी अर्लियर सर। सेकेंड जो आपका था सर सप्लीमेंट्री की, बहुत सारे बिग कंपनी सर, ये हिच है, ये एक्सपीरियंस हमने भी किया है सर। दैट्स व्हाई वी मतलब बोथ वे कोऑपरेशन होने से चीजें थोड़ा ईज आउट हो जाती हैं। तो कैश रिच कंपनियां भी इसको अवेल कर रही हैं सर। उनका अपना टेलर मेड जो भी रिक्वेस्ट होता है वी कैन डू, हम उनको सिस्टम इंटीग्रेट करके देते हैं,
तो डबल इनवाइसिंग, ये सारी चीजें के जो क्वेरीज होती है वो रूल आउट हो जाती है। आदित्य जी, मैं समझता हूँ वाईके गुप्ता जी हमारे बीच में है। वाईके गुप्ता जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। क्वेश्चंस। नमस्कार सर, मैं नमस्कार वाईके गुप्ता सरल इंडस्ट्रीज रायबरेली। जी सर, मेरे बताइए। most sales are to BHEL. I am registered on TEDS, on M1 exchange also, on IRXL also, and getting my bills discounted regularly to IRXL. Because earlier, M1 exchange was not registered with BHEL. Now they are registered, but since I was working with RXL, I'm continuing with them. But my problem is, in spite of the government notifications again and again under Company Act, that anybody whose turnover is more than 500 crores has to register on TEDS. Number of companies, including Tata's, including Sterling and Wilson, which is Sharupji Palanji company, are not registered on TEDS. And even if they are registered on TEDS, their power of their agreement with TEDS or their finances are so bad that discounting is not being done. The limit is worse off. We can't take further bills. Their limit is 20 crores, their limit is 50 crores, and that is over. And yesterday I was talking with a customer, say L&T. They said we also not there on the TEDS. So can we do anything about this? And second thing is that on TEDS, which I know, number of companies have to register the bills by the customer. Like my customer is BHEL. BHEL Bhopal registers the bill on TEDS. I can't do it. While in BHEL Trichy, I register the bills. So where registration is done by the customer, because they have to then pay it on the due date. If their funds are shortage of funds, they don't register bills. And after 48 days is over from the bill date, my bill will not be registered by them, and the bill will be deleted automatically. So I was taking with even the chief finance officer or IXL, that what can be done? They said we can't do anything about it. Can anything be done about it? That they have to give a figure that what percentage of MSME payments have been released through TEDS and how much percentage of amounts have been released directly. If this data becomes compulsory, and they say that we are discounting only 2% through TEDS and 98% directly. If it is 98% or 90% directly, it means they are not making it within 48 days. They are doing it within 60 days, 90 days, 120 days, maybe a year or two. Even Tata Project has received the payments after 2 years. A company run by Tata they make the payment very late. And so how can we emphasize the government that this must be made compulsory for all these people? Thank you. This is my question. बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर मैं कई बार ये देखा गया है कि कंपनी अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाहती है। यही अशोक जी का भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन था कि जो कंपनियां रजिस्टर नहीं करना चाह रही, तो क्या उसमें अभय जी या आदित्य जी को जवाब देंगे? हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ आपको। और गुप्ता साहब ने बहुत ही जो कंसर्न बताई, मैं उनसे पूरा सहमत है। उनको वो बहुत अच्छी जानकारी है, वो बिल्कुल सही बात है। मैं बताऊंगा सर, एक कल्चर को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आपको बताया मैंने कि BHEL का लें, और तो ये लोगों को हिच काफी थी, कुछ रेजिस्टेंस भी बोलूंगा मैं, कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। लेकिन और जैसे आपने बताया कि क्या ऐसी कोई रिपोर्टिंग होती है, तो बहुत सारी चीजें तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन बिल्कुल रेगुलरली RBI जो है ट्रेड्स एक्सचेंजेस से स्टेट वाइज भी डेटा हम लोग से रेगुलरली रिपोर्ट लिया जाता है कि कितने लोग रजिस्टर हुए, कितने लोगों की बिल डिस्काउंटिंग हुई। और हाँ, ये आपके जो है, ये जो आपने पूछा कि ये तो डेटा BHEL ही या कोई और प्राइवेट कंपनी या कोई ही रेगुलेटर को ही दे सकता है, क्योंकि वी आर नॉट एज ए रेगुलेटर कि कितने % उसने डिस्काउंट डायरेक्ट पेमेंट किया या कितना %
थ्रू ट्रेड्स के जरिए। लेकिन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि पिछले 2.5 साल से मैं खुद ही देख रहा हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं। और पिछले, जैसे आदित्य ने भी बताया कि AA+ कंपनियां इंटरेस्टेड होती नहीं थी, बोलती थी हम कैश रिच है, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले साल से ये कंपनियों ने भी डिस्काउंटिंग शुरू की। बहुत सारी कंपनियों ने वेस्टर्न रीजन और साउथ में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी, गुजरात, अनफॉर्चुनेटली यूपी में बहुत ही कम, नोएडा की बात, हमारा नोएडा वगैरह में, दिल्ली NCR में तो यूपी क्लाइंट है, अगर यूपी में बहुत कम है डिस्काउंटिंग जो हुई है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इनमें इन रीजन्स में बहुत ही ज्यादा कंपनीज भी एक्टिव हैं। और आपको एक चीज बताएं कि जब भी हमारी कोई भी फोरम पे मीटिंग होती है मिनिस्ट्री में, उसमें तो हम ये चीज जरूर रिक्वेस्ट करते हैं एज ए ट्रेड एक्सचेंज कि गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि वो और क्या चीजें कर सकती है। तो एज ए एसोसिएशन सर, ये आप लोग भी रेगुलरली जब हमारा फिक्की है किसी के साथ में होता है तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं कि अभी भी जो कंपनियां रजिस्टर नहीं कर रही हैं वो क्यों नहीं कर रही हैं। तो हम तो अपना डेटा ही दे सकते हैं, कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर सकते हैं। बट आई थिंक ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ही इसके लिए वो कोई जो है नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस उसके हाथ में ही है। तो हम फॉलो अप जरूर करते हैं और ये डेटा रेगुलरली RBI और MSME मिनिस्ट्री को जाता है कि कितने % लोगों को डिस्काउंटिंग हुई और कितना नहीं हुआ। तो सर एक समय आने में टाइम लगेगा। देखिए अभी ये जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, इसमें एक चीज और भी है, क्यों नहीं करती हैं फाइनेंसर्स, एक इसमें क्रेडिट इंश्योरेंस कभी शुरू होगा। तो आपकी जो एक हिच होती है फाइनेंसर को, रिस्क होती है कि उसकी ये क्रेडिट इंश्योरेंस शुरू होने से इसकी फंडिंग आपकी बढ़ेगी। दूसरा, GSTN पोर्टल, कुछ चीजें जो आने वाले समय में हो जाएंगी, GSTN पोर्टल्स को ट्रेड्स के साथ में लिंक किया जा रहा है। तो इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी इनवॉइस की, और क्योंकि ब्लॉकचेन ये सब चीजें हैं कि कहीं डुप्लीकेट या कहीं जो है बोगस इनवॉइस तो नहीं है। तो GSTN पोर्टल की ट्रेड्स के साथ में लिंक किया जा रहा है, क्रेडिट इंश्योरेंस शुरू किया जा रहा है। तो ये काफी चीजें होने से सर टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ओवरनाइट हम कुछ भी ऐसे कमिट कर दें तो ये बात आपने बताई गुप्ता साहब, काफी एक्सपीरियंस है आपका, ये प्रॉब्लम है तो हम सब लोग मिलकर ही इसको फॉलो करके ही आगे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभय जी हमारे बीच में, हमारे कमल पांडे जी, उनका है कि इंडियन रेलवे पे हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं है जी। मतलब इंडियन रेलवे आपके ट्रेड पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं है? पांडे साहब भैया बताना चाहूंगा, बैठे हैं पे जी कि प्रॉब्लम क्या है आपको, कल हमारी बात हो रही थी श्री सिंघल साहब के साथ में, और कि जो ट्रेड की जो मैकेनिज्म वर्क करता है उसमें बायर कॉर्पोरेट का एक नैश अकाउंट होता है, इसको बोलते हैं ऑटो डेबिट मैंडेट। तो क्योंकि हम पेमेंट ड्यू डेट पे हम किसी के पास जो है फॉलो अप करने नहीं जाते हैं, तो इन जो सेंट्रल PSUs हैं, स्टेट PSUs हैं, अंडरटेकिंग्स है, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, प्राइवेट कंपनीज है, इनका बैंक में अकाउंट होता है और वो अकाउंट जो है नैश पहले रजिस्टर होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, इंडियन रेलवे इज नॉट ए कॉर्पोरेशन। तो जो गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पेमेंट है वो इंटीग्रेटेड पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो ट्रेजरी बेस्ड है। तो इंडियन रेलवे के साथ, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चाह रही है, कल भी मैंने बताया कि जैसे ही कोई पहली स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर हुई है वो गोवा, उसके बाद अभी हमारी सभी जगह पे एडवांस स्टेज पे फॉलोअप चल रहा है। तो इंडियन रेलवे का भी बताऊंगा आपको, इंडियन रेलवे है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी तो वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में आती हैं। तो ये इनके कारण बहुत ज्यादा MSME डिप्राइव्ड है। इंडियन रेलवे का भी बहुत बड़ा MSME है। इंडियन रेलवे का जो कॉर्पोरेशन है वो रजिस्टर्ड है, IRCTC है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो रजिस्टर है, लेकिन डायरेक्टली इंडियन रेलवे रजिस्टर नहीं है अभी। अभय जी क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और भी है अभी हमारे। जी बताइए। जैसे JP कौशिक जी हमारे बीच में है, कौशिक जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं कौशिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट सर नमस्कार। किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना रिएक्शन में जाके हैंड रेज कर सकते हैं, उससे आसानी रहेगी। हम सही मतलब एक एक करके सबके प्रश्न का जवाब अभय जी से दिलवा पाएंगे। जी कौशिक जी प्लीज। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताएं। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं तो वो किस पीरियड का रहेगा? जैसे सपोज करो मैंने आज इनवॉइस रेज की और आपने मुझे 2 दिन बाद मेरे को पेमेंट दे दिया, तो मुझे इंटरेस्ट कितने दिन का देना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि सर सपोज मेरा परचेज ऑर्डर है, उसमें मेरा 10% अगेंस्ट बैंक गारंटी मांगता है, रिटेंशन मनी, तो क्या वो भी मुझे मिल जाएगा? क्योंकि इनवॉइस तो मैं पूरी की रेज करूंगा। सर थैंक यू सर। सर पहला क्वेश्चन जो आपका है कि कितने दिन का करेगा, सो आपका कॉन्ट्रैक्ट सर एमएसएमई एक्ट के हिसाब से 45 डेज में एमएसएमई को पेमेंट मिलना चाहिए था। लेट से आप माल सप्लाई करते हैं, जहां पे भी करते हैं दे विल टेक इंस्पेक्शन। सो लेट से आई एम अज्यूमिंग यदि आपका 45 डेज ही है या आपका एक्चुअल है तो मैं एक्चुअल पे बात कर सकता हूं सर। सो व्हाट एवर द डेट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेट से 60, सिंप्लीफाई के लिए सर 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है सर, आपने माल सप्लाई किया सर, तो जनरली विद द एक्सपीरियंस ऑफ पीएसयूज एंड अदर कंपनी इंस्पेक्शन तो होते ही होते हैं सर, आइदर आपके वेयर हाउस में हो या उनके वहां भी हो। बहुत सारे जगह पे डबल इंस्पेक्शन भी होते हैं, आपके वेयर हाउस पे भी होता है और उनके साइट पे भी इंस्पेक्शन होता है सर। तो लेट से जब साइट पे माल पहुंचता है, पहले का इंस्पेक्शन ठीक है, बट साइट पे माल पहुंचता है, वहां पे इंस्पेक्शन कितने दिन में होता है? लेट से 10 दिन में होता है सर, और आपका 60 डेज का है, और आपका जब फाइनल इनवॉइस अमाउंट जब अप्रूव होता है, वहां पे बायर आपके डेट को भी अप्रूव करता है सर एज पर योर टर्म्स। 60 डेज का टर्म्स आपने दिया हुआ है, और मान लीजिए आपका इनवॉइस से है या गुड एक्सेप्टेंस से है, ये टर्म्स तो आपको निगोशिएट करना है, जनरली आपको पता ही होता है सर। तो यदि इनवॉइस डेट से है या जो चलान आता है एलआर से है, तो वहां से 10 डेज, हम वहां से 60 डेज काउंट होता है, उसमें 10 डेज लैप्स हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो 50 डेज है, तो 50 डेज के लिए आपकी फाइनेंसिंग होगी। और जो 4% रेट हम बता रहे हैं सर, ये पर एनम है, एंड प्रोराटा बेसिस इट विल बी ओनली अप्लाई फॉर द 50 डेज। जितना अमाउंट बनेगा उतने दिन के लिए ही लगेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था सर, कैन यू रिपीट अगेन? सेकंड क्वेश्चन ये का सपोज मेरा जो टर्म कंडीशन है रिटेंशन मनी, अच्छा गॉट इट सर। सपोज नहीं सर, सर इनवॉइस 90 डेज अगेंस्ट डिस्पैच, इनवॉइस तो पूरी कटेगी, और वो पेमेंट में ये लिखता है कि आप 10% अगेंस्ट परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, तो वो मुझे बैंक गारंटी नहीं सर, दोबारा आप उनको इनवॉइस रेज करते हैं या सेमी इनवॉइस रहती है सर? सेम इनवॉइस रहती है, लेकिन वो 10% तो, मुझे जब तक मैं बैंक गारंटी नहीं दूंगा तब तक वो 10% नहीं देगा। तो इन केस आप मुझे वो पैसा दे देंगे? नहीं सर, जो अमाउंट अप्रूव होगा हम वही पैसा देंगे सर। और एक और चीज है सर, विद द फैक्टरिंग लॉ कोई भी इनवॉइस डबल फैक्टरिंग या फाइनेंस नहीं हो सकती है। तो लेट से आपने 100 की इनवॉइस काटा सर, और उन्होंने 80 या 90 अमाउंट अप्रूव किया, तो हम 90 अमाउंट ही आपको फाइनेंस करके दे पाएंगे। उसके बाद 10 रुपए दोबारा आप फाइनेंस कर सकते हैं 10%? नहीं सर, सेम इनवॉइस पे नहीं हो सकता। सेम इनवॉइस पे नहीं। ओके, हमारे बीच में नॉट अलाउड। चेतन देव भल्ला जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं क्या? आपका हैंड जी थैंक यू नीरज जी। आदित्य जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन केस ऑफ द बायर ऑन साइड ऑफ द बायर, तो उस केस में हाउ द प्रोसेस इज रिजॉल्व्ड, और सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? सर सेलर की कोई, आप बताइए आदित्य प्लीज टेक। नहीं सर प्लीज करें। देखिए अगर डिफॉल्ट होता है, वैसे मैं आपको बताऊं परसेंटेज डिफॉल्ट बहुत ही बेयर मिनिमम है, क्योंकि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अगर होता है, पहली बात इसको नॉन रिकॉर्स है, सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि आपकी ये कोई फंडिंग नहीं थी, ये आपका पेमेंट आप अपना जो है इनवॉइस सेल ऑफ करके उससे हट गए। आपने जो डीओए साइन किया था डिजिटली, डीड ऑफ असाइनमेंट, आपने वो साइन कर दिया था बिटवीन बायर एंड फाइनेंसर। तो रिजॉल्व कैसे किया जाता है, ये बहुत बार ये भी होता है कि कई बार बाय टेक्निकल रीजंस के साथ में वो अकाउंट में फंड
प्रोसेस करना रह जाता है। तो तुरंत जो है उसको भी पता है, तो बाउंस होने के बजाय वो आउटसाइड द प्लेटफॉर्म आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। अगर वो उसके बावजूद भी अगर ये पेमेंट डिफॉल्ट होता है तो ये जो है सिर्फ M1 एक्सचेंज एज ए जो है एक फैसिलिटेटर काम करता है। इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फाइनेंसर डायरेक्टली बायर के साथ में इसको फॉलो अप करेगा। अगर वो हमसे कोई डिटेल्स मांगता है तो वी कैन प्रोवाइड, अदरवाइज इट इज प्योरली बिटवीन बायर एंड फाइनेंसर्स, और सेलर को इसमें कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। सेलर इज टोटली आउट ऑफ इट। So this means it is between the buyer and the financer. Absolutely. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. सर आपने जो अपना इनवाइस था सर, उसको आपने मार्केट में सेल आउट कर दिया। अब वो आदित्य कर दे, अभय जी कर दें, या कोई और कर दे, अशोक सर कर दें या नीरज सर कर दें, इट्स बिटवीन अशोक सर, फिर जिससे पैसा लेना है उनके बीच का हो जाता है सर। ये सर इनके प्रेजेंटेशन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था जी। अशोक छारिया जी एक कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आपने शायद दोबारा रेज किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए अशोक भाई साहब। सर मैं आपसे नीरज जी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप व्हाट्सएप पे डाल दें, जो इन्होंने प्रेजेंटेशन की वीडियो चलाई थी ना शुरू में, वो वीडियो मैंने आपको भेज वीडियो चुका हूं। अशोक भाई साहब वो वीडियो आपके व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं आपको। नहीं, जो इनकी प्रेजेंटेशन की वीडियो है, प्रेजेंटेशन वाली वीडियो भी, प्रेजेंटेशन अलग भिजवा देंगे, वीडियो अलग। प्रेजेंटेशन में जो शुरू में TREDS के बारे में जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी ना मिस्टर बत्रा वाली, अभी जो मीटिंग शुरू हुई है, शुरू में इन्होंने वो नहीं दिया प्रेजेंटेशन कि कैसे ये बाद वाली हाँ आज वाली, जिसमें डिटेल्स थे कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है। प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं सर? जी इसमें प्रेजेंटेशन में इन्होंने वीडियो चलाई थी, आप मेरी बात वो वीडियो भेज चुका हूं आपको सर। आप एक बार वीडियो एक बार भेज चुका हूं, आप प्रेजेंटेशन कहेंगे, प्रेजेंटेशन भी आपको भेज देता हूं। इनका कहना है अच्छा दूसरा क्वेश्चन नीरज जी सभी को भेज दीजिए ग्रुप पे। ठीक है सर। दूसरा सर मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा सभी को वो उसमें ग्रुप में डाल दीजिए। सर दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा क्वेश्चन कि इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाया है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या है कि जो डिलेड पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकली ज्यादा है। कई जो कॉर्पोरेट्स हैं वो लोग MSME की लिमिट यूज करने के लिए रोटेशनल बाइंग भी करते हैं, जैसे पहले एक वेंडर से ले लिया, फिर वेंडर नंबर 2 से ले लिया, फिर वेंडर नंबर 3 से ले लिया, 3 की पेमेंट देके फिर 1 से ले लिया, तो ये रोटेशनल बाइंग करते हैं, तो इसलिए हमारा पेमेंट टर्म्स बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना यही प्लेटफॉर्म पे ये जो इंश्योरेंस है हमारा डोमेस्टिक का, जो हम बिल देते हैं उसका इंश्योरेंस कर दें, जैसे एक्सिम बैंक करता है इंश्योरेंस एक्सपोर्ट बिल का, ऐसे ही ये इंश्योरेंस का भी कोई इसमें समाधान निकाल दें तो बहुत इसमें सुविधा मिल जाएगी। सर अभय सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंश्योरेंस जो है वो चीज अच्छी सर, ये रेगुलेटरी एस्पेक्ट है सर, और ये हम जब भी मिलते हैं, सर ने बताया कि जब भी हमारे सीनियर मिलते हैं, अदर प्लेटफॉर्म ऑफिशियल मिलते हैं, तो गवर्नमेंट के सामने ये रखा जाता है। और वेबिनार का यही पर्पज भी होता है सर कि वन मैन कांट थिंक एवरीथिंग। तो आपने जैसे सजेस्ट किया सर, ये ऑलरेडी इन प्रोसेस है, एंड आई विल इनवाइट अभय सर कि वो ज्यादा इनलाइट करें, और ये चीजें RBI भी टेकन अप किया हुआ है। बट एक फैक्टरिंग एक्ट में सर बहुत सारे अमेंडमेंट होने, एक अमेंडमेंट अभी हो चुका है और इसके लिए भी शायद हो चुका है। अभय सर आपको इनवाइट करना चाहूंगा। जी एक्चुअली जैसे आपको बताया मैंने कि जो फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट हुआ है उसमें एक चीज तो ये NBFCs को अलाउ कर दिया है, दूसरा क्रेडिट इंश्योरेंस भी किया है, और उसका मैकेनिज्म अभी कैसे होगा वो अभी इम्प्लीमेंट होना है। NBFCs का रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया है, कि क्रेडिट इंश्योरेंस किस तरीके से कर रहे हैं अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद ये फैसिलिटी भी आ जाएगी, और मैंने आपको ये बताया कि GST भी लिंक हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि GST लिंक होने से गोइंग फॉरवर्ड काफी अमेंडमेंट एक्सपेक्टेड हैं, शायद जो है लिमिट भी डाउन हो जाएगी। आपके जो बायर की जो है अभी साइज है, उसके छोटे बायर के ऊपर हो सकता है 100 करोड़, 125 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ के ऊपर भी जो है फैक्टरिंग जो है आपके इनवॉइस की, आपके जो बायर की साइज उस पर भी आपकी डिस्काउंटिंग होने लग जाएगी।
तो ये बहुत जैसे ही बढ़िया। बताया सर कि सिर्फ 4 साल हुए हैं अभी इसको, और 4 साल में काफी चेंजेस आए हैं। तो गवर्नमेंट में और हम लोग मिलके आपके साथ में सभी एसोसिएशंस हैं, बॉडीज हैं, लगातार जो है इस चीजों के ऊपर बात करते हैं, चेस करते हैं, फॉलो अप करते हैं, उनको डेटा देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि माइंड सेट चेंज होने में कंपनीज का भी टाइम लगेगा, और लेकिन ये जो परिवर्तन है शुरू तो हो चुका है। उसमें बहुत लोग चाहते हैं क्लीन फंडिंग जो है, बहुत सारी कंपनीज में आपको बताऊं कि टोटल अपनी सप्लाई चेन फंडिंग ट्रेड्स के ऊपर डाल दी है, टोटल वेंडर पेमेंट ट्रेड्स के ऊपर चला गया। ऐसे बहुत सारी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं वेस्ट जोन की, तो नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा। 100% पेमेंट वेंडर का एमएसएमई का ट्रेड्स के थ्रू है। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ जैसे जो आपने हमारा जी। बायर है उसकी मिनिमम टर्नओवर कितनी होनी चाहिए इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए? नहीं, मैंने 500 बताया अशोक कोई- जी, 500 नहीं, मिनिमम नहीं है सर। 500 करोड़ के ऊपर तो उसको रजिस्टर करना है। जैसे कुछ आपने नाम दिए वो नहीं कर रहे हैं, वो तो जरूरी हो गया, हाँ पर वो जो कम नहीं, से कम क्या 300 मैं भी बायर बन सकता हूँ क्या? नहीं, जो बहुत कम सेलर तो है नहीं होगा। मैं आपको बताया एमएसएमई अभी 250 करोड़ तक की कैपेसिटी में एमएसएमई हो गया है। तो वो हाँ। अगर उसका अच्छा है तो वो एज ए बायर बन सकता है, वो खुद भी बायर बन सकता है अपने एमएसएमईज के लिए, और खुद वो उसकी इनवॉइस डिस्काउंट हो जाएगी उसके बड़े बायर के साथ में। वो बायर और सेलर दोनों हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो। अभय जी, जी। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। जी। मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मनोज जी आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन रखें, और बताएं। मिस्टर एच आपको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा प्लीज। और फिर एक क्वेश्चन लास्ट है वाई के गुप्ता जी और अनिल जी, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अनिल जी भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। जरूर सर, जरूर। आपके पास मनोज जी। मनोज, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मनोज जी, आपकी कनेक्टिविटी में कुछ वो है इतने मिस्टर एच। सर हाँ सर, मैं हर्ष बंसल हूँ, उसमें नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बायर है, लेट्स से एक बड़ी कॉर्पोरेशन है, उनका 60 डेज का पेमेंट है, वो मेरे को 90 डेज में पेमेंट दे देते हैं थोड़ा डिले करके। उनके पास इंसेंटिव क्या है इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का? मेरे फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं समझ गया, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म को क्यों यूज करे जब वो 60 दिन का 90 दिन में कर लेते हैं पेमेंट, एंड साइकिल वैसे चला रहे हैं, तो उनका क्या इंसेंटिव है इसको यूज करने का? नहीं, आप मुझे एक चीज बताएं, आप खुश हैं क्या? आप बताएं, 60 दिन का पेमेंट आपको 90 में मिल रहा है, तो आपको कैसे लगता है? आप स्ट्रेस पेमेंट में आप तो हैं, आप परेशान रहते होंगे। बिल्कुल। तो आप मतलब एक आपने सप्लाई किया, फिर आप वेट करते हैं कि मेरा वो पेमेंट आ जाए। हो सकता है आप दूसरी जगह बिजनेस छूट रहा हो आपका, क्योंकि आपके पास जो है कैपेक्स लेने के लिए या ओपेक्स के लिए पैसे नहीं है। तो ये जैसे इसमें आपको बताया 2 स्कीम है। अगर जो है आपका भी जब आपका पेमेंट साइकिल बढ़ जाता है, तो आपकी भी जो है बायर के साथ में कमिटमेंट कहीं ना कहीं चेंज होता है। आपको लगता है कि यार मैं गोइंग फॉरवर्ड इसके साथ करूं कि ना करूं बिजनेस, मेरे पास कोई बेटर बायर अगर मुझे मिले तो मैं क्यों नहीं करूं। तो अगर वो बायर को बेनिफिट ये है कि उसका इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, अगर उसका एमएसएमई भी एक रेगुलर एमएसएमई और टाइमली पेमेंट होगा, तो उसका भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे ऑर्डर बुक होगी उसका। दूसरा, जैसे आपको बताया मैंने कि फैक्टरिंग फैसिलिटी में आप इंटरेस्ट पेयर करते हैं। अब आपका 60 डेज का अगर आपको 5 दिन में मिल जाता है, फॉर 10 दिन में मिल जाए, 15 दिन में मिल जाए, यू कैन ऑलवेज, इतना नॉमिनल चार्जेस में यू कैन ऑलवेज रोटेट दैट मनी। वो फंड को आप रोटेट करेंगे, आप कहीं और फर्दर ऑर्डर अपने बढ़ाएंगे, किसी और कंपनी साथ करेंगे। दूसरा, जो रिवर्स फैक्टरिंग बायर बेयरिंग इंटरेस्ट है, वो कंपनी उसको 90 के बजाय 120 के 150 डेज ले जाए, उसको भी, क्योंकि वो भी कहीं शायद स्ट्रेस पेमेंट होगा, उसका कहीं से बहुत बड़ा ऑर्डर का पेमेंट नहीं आ पा रहा हो, तो वो इस फैसिलिटी को यूज करके उसके लिए भी बेनिफिट है। जो रिवर्स फैक्टरिंग है, बायर बेयरिंग इंटरेस्ट प्रोडक्ट है, आपको 60 दिन में पैसे मिल जाएंगे, उसको वो बढ़ा के ले जाएगा, उसका इंटरेस्ट वो बियर करेगा, उसके लिए भी बेनिफिट है उसका। आपसे कहीं ना कहीं हो सकता है कैश डिस्काउंट ले वो आउटसाइड द सिस्टम।
बट आपका डेफिनेटली इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा अगर आपको टाइम से पैसे मिलेंगे। एवरी डे काउंट, एक एक दिन का इंटरेस्ट काउंट करता है। तो बेनिफिट दोनों को है, क्योंकि इसी अदरवाइज कोई भी बायर कॉर्पोरेट इंटरेस्टेड नहीं होगा प्रोडक्ट को यूज करने में। तो तीनों को ही बेनिफिट होता है। फाइनेंसर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की फैसिलिटी मिलती है, एमएसएमई को जो लेंडिंग कर रहा है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाता है, बायर को अपना इकोसिस्टम स्ट्रांग करना है, वो बढ़ा सकता है अपना पेमेंट साइकिल, और एमएसएमई को डेफिनेटली टाइम टू टाइम पेमेंट मिलता है। और कहीं ना कहीं हर से एक चीज और भी है, कहीं ना कहीं आपको 90 दिन में वो दे दे, ये कई बार होता नहीं है। आपको वो कम से कम 60 दिन में वो पैसा विदिन 2-3 डेज, ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का। मनोज जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो और आपका कनेक्टिविटी सही हो तो प्लीज अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आवाज आ रही है मेरी नीरज जी? हाँ, आ रही है मनोज जी, आ रही है, प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे ट्रेड जो फैसिलिटी है वो सप्लायर के लिए है, मतलब हम लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं और हमें उसके ऊपर पेमेंट मिल जाता है। हम जो इंडस्ट्रीज हैं सर, कहीं ना कहीं सप्लायर भी हैं और बायर भी हैं, क्या कोई ऐसी फैसिलिटी बायर के लिए भी है? मतलब बाय आप करते होंगे किससे? आप रॉ मटेरियल लेते हैं, कैसे लेते हैं आप, मतलब क्या? हाँ, रॉ मटेरियल। देखिए, जो बेसिकली जो ट्रेड कंसेप्ट वर्क करता है उसमें फंडिंग बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बायर का एक टर्नओवर वाइज थोड़ा बड़ी कंपनी होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर बायर हो और आपके डिस्काउंटिंग आपके फिर वेंडर की होगी, उसकी होगी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट उसको बेनिफिट मिलेगा वो बैंक जो है चार्ज कितना परसेंट करेगा, लो टर्नओवर पे वो ये फैसिलिटी ट्रेड प्रणाली काम नहीं करेगी। वही बताया आपको मैंने कि कम से कम 100, 200 या 250 करोड़ टर्नओवर होना जरूरी है उसके लिए। तो ये जैसे आपके होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर चैनल फाइनेंसिंग है, ये उस तरीके से ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें आपको कोई कोलेटरल फ्री है, सबसे बड़ी बात है कोलेटरल फ्री है इन सब चीजों में है। तो बैंक जो है फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेगा इसमें। तो आपका बायर का होना जरूरी है, बड़ी कंपनी हो कंपैरेटिवली। मतलब आपका कहना यह है कि अगर हमारी 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो हम एक बार को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप एज ए बायर, और फाइनेंसर हमें मिल सकता है जो हमारे बिल को डिस्काउंट, मतलब हमारी परचेज को डिस्काउंट कर सके। बिल्कुल सिंगल साहब, मैंने ये बताया कि 250 नहीं, आप एमएसएमई 245 करोड़ के हो तो आप एज ए बायर भी रजिस्टर कर सकते हैं और एज ए सेलर भी कर सकते हैं। आप भी अपनी डिस्काउंट कराइए और अपने वेंडर की भी कराइए, अगर आपका टर्नओवर अच्छा है आपको मिल जाएगा। कोई उसका बेसिक पैरामीटर कि 50 करोड़ या 100 करोड़, कोई वो नहीं है, कोई यार्डस्टिक नहीं है, मिनिमम कोई यार्डस्टिक नहीं है। ओके नीरज सर, बेसिकली है क्या ये चीज? आई एम जस्ट टेकिंग अ वर्ड फॉरवर्ड फ्रॉम अभय सर। आदित्य जी, क्योंकि टाइम की हमारे पास थोड़ी कमी है और 2 प्रश्न और हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि उनके प्रश्न भी आ जाए हमारे पास, फिर एक साथ ही आप चाहे जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल। वाई के गुप्ता जी, आप प्रश्न पूछना चाह रहे थे, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरी अपनी जो, मैंने जैसे पहले कहा कि जो हमने बिल डिस्काउंटिंग करा लिया and we have received the payment, as I understand after that our responsibility is over. It is between the trades and the bank or the customer who has to make the payment. If he doesn't make the payments in time, then it is reflects on the company. And I know some of the companies where the discounting of they are registered on trades, but their discounting is not being done because their payment cycle had been bad and their reputation in the market was bad, and it reflects on the company. So people who are not cash rich, I'll say, who are ready to pay after 48 days are registering on trades, and the companies who are low in cash, जहां पर कि हमारी पेमेंट डिले हो रही है, वो ट्रेड्स पे नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं भी हमें ट्रेड्स पे आना नहीं, आएंगे तो 45 दिन में हम सप्लायर को तो 10 दिन में मिल जाए, 5 दिन में मिल जाए, 20 दिन में मिल जाए, उनको 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी।
Otherwise, there, what you call is मैं गुप्ता जी से reputation here. रिक्वेस्ट करूंगा, गुप्ता जी आपका जो प्रश्न अगर ट्रेड्स का तो उसको कैसे निकी, तो मेरा अपना ये था कि उसमें कुछ हम कर, जैसे पहले भी कहा, कुछ करवाइए बॉस कि वो भी आ जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ अभी जी ने वो पॉइंट पहले भी नोट किया है। जी जी जी। और उसके ऊपर वो करेंगे। मैं अब हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे बीच में अनिल गुप्ता जी भी हैं। आपका कुछ प्रश्न और आपका कुछ व्यूज है, प्लीज। मैं अनिल गुप्ता जी से रिक्वेस्ट, सर आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नीरज जी, मेरा कोई इसमें कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ कि जो चेतन ने बताया, जिस दिन ये शुरुआत हुआ ट्रेड्स वाला मामला, हम लोग एक मीटिंग में थे तो वहाँ नवनीत सहगल आए हुए थे। मेरा अपना मानना है कि अगर हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई आज की तारीख का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है वो तो ट्रेड्स का है। हम सब डिलेड पेमेंट से बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और ट्रेड्स उसमें चूंकि मैंने यूज किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और जो उस दिन नवनीत सहगल साहब से बात हुई, मैंने उनसे ये कहा कि साहब ये जो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपके सारे कॉर्पोरेशन, सारे डिपार्टमेंट इसमें रजिस्टर क्यों नहीं कराते आप? अगर इनको रजिस्टर करा दीजिए और मैक्सिमम इंडस्ट्री अगर हो जाएगी, आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी क्या है, देखिए बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है। मैं नीरज एक उद्यमी के नाते जिसने यूज किया उसके वजह से बता रहा हूँ आपको। मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम उद्यमियों के रजिस्टर हो जाना चाहिए। आज की तारीख में हो सकता है बहुत सारी कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड हैं या नहीं, जो बायर्स रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, लेटर और सुनर ये सब इस पे आएंगे अवश्य। और जो कमियां हैं, अब एसोसिएशन के माध्यम से, जैसे हमने ट्रेड्स की पहली मीटिंग की है, हमें जो कमियां लग रही है वो हमें नोट डाउन करनी चाहिए, ग्रेजुअल सरकार के पास जाना चाहिए। जैसे अभी अबेर ने भी कहा कि जैसे वो जीएसटीएन में भी उसके साथ लिंक करके इसको हम कुछ कर रहे हैं कि उससे कंपनियों को भी बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। देखो बात क्या है कि हम जब सप्लाई करते हैं, हमें मिनिमम जो टाइम होता था कॉर्पोरेट को सप्लाई करने, 45 डेज में पेमेंट मिलती थी। ट्रेड्स में मैं आपको बता सकता हूं कि आपको 3 से 4-5 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाती है और आपके अंदर एक बार काम करने का कितना बड़ा दायरा खुल जाता है, आप इसको सोच के देखो। हम उसको 90 और 80 दिन की बात कर रहे हैं, वो अलग बातें हैं। आज की तारीख में ये देखिए, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ जिसमें 40%, 50%, 70%, 60% उद्योग है जिनको फायदा मिल गया। अब ये कोई रातों रात कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सारी समस्याएं दूर हो जाएं। बहुत बढ़िया प्रश्न लोगों ने पूछे हैं और कुछ मेरे ख्याल है कि भविष्य से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनका भी समाधान होगा। मेरा तो सिर्फ ये है कि आप जितने भी उद्यमी हैं, मैक्सिमम लोग इस पे रजिस्टर करें और इससे बिल्कुल ना रहें, और वो देखेंगे कि कितनी ज्यादा इसमें आपका बेनिफिट होता है, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारी संस्था का भी ये रोल है कि हम सरकार के पास जाएं और उनसे कहें जितने आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं या जितने भी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट हैं, उनको ट्रेड में रजिस्टर कराइए। अब हमारी डिमांड ये होनी चाहिए। तो बाकी आपकी जो डिलेड पेमेंट की समस्या खत्म एक तरह से, वो बिजली कंपनी हो कोई हो, ठीक है। देखो मुझे डिस्काउंटिंग हुई 4 से 5% के बीच में, जो मुझे 45 दिन में पैसा मिलता, मैं चौथे दिन पैसा मिल गया। मैं बाकी दिनों को कैलकुलेशन में कहाँ से जाऊं? एक टाइम पे बेगर्स कुड नॉट हैव बीन द चूजर्स। आज की तारीख में जो हो गया, अब हम चूजर्स पे चले गए, अचानक चले गए, अभी मिला नहीं है, फिर भी चूजर पे चले गए। सो लेट अस स्टार्ट इट। इससे ये कह रहे हैं 4 साल पुराना है, अभी 18 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ का बिजनेस है, तो ये 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें हमको तो ये देखना चाहिए। तो अभी हम 18,000 करोड़ में दिक्कतें करें हैं, उससे ज्यादा ये है कि जो कंपनी नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है, उनके लिए लड़ाई लड़े हम लोग, फिर हम सरकार पे जाएं, फिर हम जो है सरकार की उनसे कहें, जो बड़ी कंपनियां डील करते हैं उनके मंत्रियों से लड़े, जाके सब कराइए उनको, हमारी बहुत दिक्कत है, पेमेंट नहीं करते हैं ये, तो वो सब रेगुलेट हो जाएगा आने वाले में। दिस इज माय टेक अबाउट ट्रेड्स। और मैंने ये कहा था कि ये मीटिंग जरूर कीजिए इसको, और ट्रेड्स को सब उद्योगों में इतना फैला दीजिए कि मेरे सारे भाइयों की जो डिलेड पेमेंट की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाए। बस दिस इज व्हाट माय टेक एंड सजेशन इज। थैंक यू सर। आपकी मैं समझता हूँ हम सब लोगों ने ट्रेड को किया है, और कहीं ना कहीं आपका ये एक अच्छा सजेशन है कि हम सभी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के पोर्टल पे भी लेके आए। अभी जी से कल जब बात हो रही थी तो आपने को बताया भी था कि गोवा की, और अभी मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी आपने बताया, गोवा सरकार ने इसमें इनिशिएटिव लिया है
और तमिलनाडु और इसके अलावा इनमें एक तो एडवांस स्टेज में है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, तेलंगाना है, इवन हरियाणा और यूपी में भी बात चल रही है, लेकिन ये ज्यादा जो दूसरे राज्य हैं ज्यादा थोड़ा सा उनमें एक्टिव हैं उनमें, क्योंकि देखिए जब तक इनमें आपको फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री एमएसएमई सेक्रेटरी मैं हैं। इसमें आपको एक चीज जानकारी देना चाहूंगा, हमारे अध्यक्ष अशोक जी के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर आपको लगता है कि यूपी गवर्नमेंट में कोई चीज हमें करानी है तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आज की तारीख में कैपेबल है और उसकी कैपेसिटी है कि हम वो चीज करा सकते हैं। तो अगर आप हमें थोड़ा सा भी चेतन जी के माध्यम से हमें आप थोड़ा सा भी वो करेंगे तो हम बड़े आराम से अपने उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस ट्रेड के पोर्टल पे एज ए बायर लाना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ हमारे अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। बहुत अच्छा ये आप लोगों का जो अनिल भाई साहब ने सुझाव दिया था और चेतन भल्ला जी के प्रयास से कार्यक्रम हो रहा है, और निश्चित रूप से यूपी गवर्नमेंट में अगर कोई काम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ होना है तो उसमें टाइम भी लगेगा। कि आज भी वो मेरे साथ थे, क्योंकि आज वो पेपर के स्टेटमेंट से लेकर उन्होंने मेरी काफी देर चर्चा हुई है जी। तो इससे कोई बात इमीडिएट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं सोचता हूँ। मतलब अभय जी ये मैं आई एम सॉरी सर, अभय जी जितेंद्र नीरज एक मिनट में बोलिए, बस मैं थोड़ा जानना इसमें ये अपना लिस्ट डाल दें कि इनका किस किस कंपनी इनके पोर्टल पर है। जैसे किसी आदमी को कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जानकारी लेनी, इनकी लिस्ट जानना चाहता है, वो कैसे देखने को मिलेगी मुझे बता दें, ताकि मैं जैसे प्लाईवुड का उद्योग करता हूँ तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां मेरे से माल मांगती हैं। हम इस डर के मारे माल नहीं देते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कुछ बड़ी कंपनियों ने पेमेंट मारा हुआ है। गेवन इंडिया जैसी कंपनी ने भी मेरा पेमेंट 30-40 लाख रुपए मारे हुए हैं, तो ये डर बना रहता हम लोगों को। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई लिस्ट हो तो वो जरा भिजवा दें, डाल देंगे पोर्टल पे, हम सर आपसे लिस्ट शेयर कर देंगे, पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे चेतन जी के साथ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नीरज जी एक चीज और, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहता हूं, अब हमारी सरकार में लड़ाई दूसरी जगह, हम डिलेड पेमेंट के लिए जा रहे थे, अब हमारी होनी चाहिए सुझाव की लड़ाई। अब हमें उनसे कहना चाहिए साहब इनको सबको ट्रेड्स पे रजिस्टर कराइए। अब हमें इमीडिएट पेमेंट नहीं करा पाते हैं और उद्योग को स्मूथ रनिंग के लिए पेमेंट मिलना आवश्यक है, और बिजली कंपनी की इमीडिएट पेमेंट की समस्या है, तो आप इनको ट्रेड्स पे रजिस्टर करा दीजिए ना सबको। तो हमारा अब सुझाव वाली लड़ाई होनी चाहिए उनसे, सरकारों से। वाई बिजली कंपनी सारे विभाग की कह दें हम। ठीक है सर, पॉजिटिवली मैं समझता हूँ हमें हमारे प्रेजेंट अशोक मतलब प्रेसिडेंट अशोक जी के उसमें ये तो प्लस पॉइंट है ही है कि हम बड़े आराम से मिनिस्ट्री को बात कर सकते हैं, उनके सामने अपने सुझाव रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ वोट ऑफ नीरज सर थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, अशोक सर की बातों को लेके आगे बढ़ाने के लिए। चूंकि अशोक सर इंफ्रा से रिलेटेड बता रहे थे कि मतलब कंपनी अपनी इंफ्रा को सप्लाई करती है सर, जो पीएसयूज जो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है विद आवर रिसर्च या एनालिसिस या इवन गोवा गवर्नमेंट के साथ भी जो हो रहा है, वो जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सर, उन्हीं में सबसे ज्यादा एमएसएमई की रिक्वायरमेंट, मतलब सबसे ज्यादा एमएसएमई होती हैं। एंड यदि इंफ्रा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हम बात कर पाए सर तो ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो जैसा आपने सजेस्ट किया सर, हमने अदर स्टेट में जो भेजा है, अभी रिसेंटली हमारी टीम बिहार में मिल के आई थी सर, उनके सेक्रेटरी से मिल के आए, एंड बिहार गवर्नमेंट का भी काफी इवन उन्होंने भी यही चीज सजेस्ट किया, क्योंकि एमएसएमई हमारे वहाँ सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में ही होते हैं। तो वी विल कम विद सम प्रपोजल जो भी हम अपने अलग स्टेट्स में कर रहे हैं, एंड वी विल शेयर विद यू सर, एंड वी रिक्वेस्ट कि आपकी गाइडेंस फर्दर मिले। अशोक सर चलेंगे हम मिलने, अशोक सर से मिलने चलेंगे हम लोग। उसको फर्दर हम उसको टेक अप बढ़िया रहेगा उसमें, अगर आप आएंगे 29 तारीख बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आ सकते हैं, और 29 तारीख को अध्यक्ष जी वहीं रहेंगे, तो उससे क्या होगा 1-to-1 में काफी चीजें हाथ के हाथ सोल्ड हो जाएंगी। कौन से डिपार्टमेंट को आपने वो करना। अध्यक्ष जी आपकी अनुमति हो तो हम वोट ऑफ थैंक्स करें। जी थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ अभय जी और आदित्य जी ने जिस तरीके से हमारे एक एक प्रश्न का समाधान किया और जिस तरीके से ट्रेड्स के बारे में बताया,
डेफिनेटली कहीं ना कहीं एमएसएमई के ये बेनिफिट की चीज है, क्योंकि नो डाउट हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी है माल बेचने के बाद पैसा निकालना, और उस पैसे की वसूली करने में ट्रेड्स हमारा कहीं ना कहीं सहयोगी हो सकता है। मैं अभय जी और आदित्य जी, आप दोनों को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। चेतन भल्ला जी ने, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू चेतन भाई। और डेफिनेटली हमारे जितने भी हमारे पास प्रेसिडेंट अनिल जी, जीसी चतुर्वेदी जी, और हमारी सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जितनी भी टीम है, उनके अलावा जो हमारे मेंबर्स आईएए के विभिन्न चैप्टरों से इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहूंगा। और नॉट लास्ट बट आई थिंक हमारे हेड ऑफिस ने भी जो सपोर्ट किए उसके लिए भी थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड स्पेशल थैंक टू अनिल गुप्ता सर, उन्होंने ट्रेड्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड आई थिंक इनके वर्ड्स को एसोसिएशन मेंबर्स जरूर मतलब दे विल गो विद हिज वर्ड्स। पॉजिटिव। वी सजेस्ट सर, यदि कहीं पे जैसे गुप्ता जी ने बोला था कि कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स के रिगार्डिंग, यू सर जहाँ पे भी कोई कॉर्पोरेट रिलेटेड भी क्वेरी आती है, कॉर्पोरेट टैक्स इज आस्किंग दिस मच क्वेरी, आप हमें रेफर कर सकते हैं। वी ट्राई टू कन्विंस देम एंड वी ट्राई टू ऑनबोर्ड देम ऑन ट्रेड्स। धन्यवाद सर। M1 एक्सचेंज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी के लिए भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर नहीं हो तो उसको भी निकाल के थैंक यू जी।